बातों, दावों, धमकियों और बुलडोजर को छोड़कर अगर एक कत्ल की तफ्तीश और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करें तो उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस के हाथ अब भी खाली है। सीसीटीवी कैमरे में कैद एक भी शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कत्ल की वजह को लेकर भी पुलिस अंधेरे में है। यहां तक कि जिन 2 घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं उन्हें लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तोबा ना बचाएं ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। बोल सब रहे हैं मगर सिर्फ बोल ही रहे हैं। उमेश पाल का कत्ल सचमुच किसने किया, क्यों किया, कत्ल की असली वजह क्या थी, कत्ल में कौन कौन से लोग शामिल थे, कत्ल का असली मास्टरमाइंड कौन है, सीसीटीवी कैमरे में कैद कातिल कहां छुपे हैं, इनमें से किसी का भी जवाब यूपी पुलिस के पास नहीं है। और तो और उमेश पाल के कत्ल के 7 दिन बाद भी यूपी पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे में कैद नीली जीन्स और काली कमीज पहने ये शख्स सचमुच अतीक अहमद का बेटा असद है भी या नहीं। इतनी सारी बातें बोलने वाली यूपी पुलिस इस बात पर न मालूम अब भी क्यों चुप्पी साधे है। हद तो ये है कि दिखावे के तौर पर जिन 2 घरों पर बुलडोजर चलाए गए उन दोनों घरों का भी सीधे सीधे न तो उमेश पाल के कत्ल से और न ही बाहुबली अतीक अहमद से कोई रिश्ता है। दोनों घरों के मालिक खामखा मारे गए। उमेश पाल की शूटआउट की अब तक की 4 अलग अलग सीसीटीवी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि हमलावरों की तादाद 7 है। पर इन तस्वीरों के बाहर दूसरी कहानी यह है कि पुलिस इस शूटआउट के मास्टरमाइंड जिस वकील सदाकत को बता रही है वो कहीं इस कैमरे में नहीं है, लेकिन पहली गिरफ्तारी उसी की हुई। इस शूटआउट के बाद पिछले 7 दिनों में अब तक जो इकलौता एनकाउंटर हुआ है बकौल पुलिस वो अरबाज का हुआ है, जो शूटआउट में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को चला रहा था। अब इत्तेफाक की बात यह है कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में अरबाज कहीं कैद नहीं हुआ है, पर यूपी पुलिस का कहना है कि कार के अंदर अरबाज ही था। इनका रोल ये है कि जो आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, ये जब मेन ड्राइविंग सीट पे जो क्विक से फायरिंग करते हुए नीचे उतरा है तो उसके बाद एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी को चला के और उसको यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा किया है और यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा करके अपने सभी अपराधियों को बैठा के गया है। तो जो ड्राइवर गाड़ी को यू टर्न लेने में और लेके आगे जाके पलटने में था वो गाड़ी ड्राइव किए कर रहे थे। इसके केवल ड्राइविंग ये उसमें वेपन के साथ सभी टीम के साथ सम्मिलित था। तो सदाकत और अरबाज को हटा दें तो आगे की कहानी ये है कि तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद पिछले 7 दिनों से यूपी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। अगर कायदे से देखा जाए तो उमेश पाल का कत्ल करने वाला एक भी शूटर अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ऊपर से मजाक ये कि गाड़ी पलटने की बातें उसके लिए की जा रही हैं जो पहले से ही जेल के अंदर है, यानी अतीक अहमद। अब सवाल यह है कि क्या यूपी पुलिस भी नेताओं की तरह सिर्फ लफाजी से ही केस सुलझाया करेगी, बड़बोलेपन से ही बदमाशों को गिरफ्तार किया करेगी, या सचमुच कुछ काम भी करेगी? इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर खड़ा है कि आखिर उमेश पाल को क्यों मारा गया। प्रयागराज के बाहर इसे लेकर जो भी वजह बताई जा रही है, लेकिन अगर प्रयागराज के लोगों की बात करें तो उमेश पाल के कत्ल की वजह राजू पाल मर्डर केस में गवाह होना नहीं बल्कि विवादित जमीन के झगड़े का है। अब इस एफआईआर को देखिए। इसे प्रयागराज के ही धूमनगंज थाने में 24 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को लिखवाने वाले शख्स का नाम कृष्ण कुमार पाल धनगर है, जो उमेश पाल का नजदीकी बताया जाता है। जबकि एफआईआर के मजमून की बात करें तो ये कहता है कि बाहुबली अतीक अहमद के इशारे पर खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, अबू साद के अलावा 6 और लोगों ने 11 फरवरी 2022 को उसके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और खालिद ने ये कहकर पिस्टल सटाते हुए उसे धमकाया कि अगर वो इस जमीन की हिफाजत चाहता है तो उसे अतीक अहमद को 1 करोड़ रुपए देने होंगे। यानी इस एफआईआर से साफ है कि अतीक अहमद और उमेश पाल के बीच जमीन के टुकड़ों को लेकर तनातनी चल रही थी और ये मामला उसकी एक मिसाल भर है। जानकारों की माने तो उमेश पाल पहले भी जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ था
और अतीक पर तो खैर जमीन के कब्जों के एक नहीं बल्कि कई मामले हैं। ऐसे में दोनों के बीच इस मसले पर भी खींचतान चलती रही थी। लेकिन क्या जमीन का यही झगड़ा उमेशपाल के कत्ल की वजह बन गया या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? पुलिस के पास फिलहाल इस सवाल का भी कोई साफ जवाब नहीं है। यूपी पुलिस ने उमेशपाल के कत्ल के पीछे बेशक उसका विधायक राजू पाल के कत्ल के मामले में गवाह होने को एक वजह बताई हो, मगर सच्चाई यही है कि उमेशपाल सीधे तौर पर उस मामले में गवाह था ही नहीं। इस मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जो पत्र लिखा है उसमें भी उसने इस बात का जिक्र किया है। ऐसे में उमेशपाल के कत्ल के इस मोटिव पर भी सवाल उठता है। अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि उमेशपाल राजू पाल के कत्ल के मामले में एक गवाह था, तो भी ये मामला इतना पुराना है कि अब उस केस में सारे लोगों की गवाहियां भी पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में अब अतीक का इतने साल बाद उमेशपाल का कत्ल करने वाली बात भी समझ में नहीं आती है। दूसरी तरफ कैमरे में दिखाई दे रहे शूटर अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। साजिश की तह तक पुलिस पहुंची नहीं है, लेकिन फैशन के तौर पर पहले ही बुलडोजर निकाल दिया। इस केस में अब तक जिन 2 घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, अब जरा उनकी भी पूरी सच्चाई जान लीजिए। बुलडोजर वाली ये कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए की तरफ से की जा रही है। पीडीए की माने तो इस कोठी के मालिक सफदर अली हैं, जिन्होंने अपने इस मकान का नक्शा पास नहीं करवाया था, लिहाजा उनके मकान को धराशायी किया जा रहा है। पीडीए का कहना है कि इस सिलसिले में मकान मालिक को कई बार नोटिस दिया जा चुका है और आखिरी नोटिस अब से चंद रोज पहले यानी 28 फरवरी को दिया गया था, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें इस सिलसिले में अब तक कोई नोटिस मिला ही नहीं। हालांकि पीडीए के इस नोटिस और नक्शे वाले खेल के पीछे मिट्टी में मिला देने वाली कार्रवाई के होने की बात तो साफ है, लेकिन खास बात यह है कि मकान मालिक का कहना है कि न तो उसका उमेशपाल मर्डर केस से कोई लेना देना है और न ही उसका बाहुबली अतीक अहमद से दूर दूर तक कोई वास्ता है। बुलडोजर का निशाना बने परिवार की SSA गन हाउस के नाम से प्रयागराज में ही एक दुकान है और इस परिवार की माने तो ये कोठी उन्होंने किसी ज्यादती से नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से बनाई थी। यहाँ पे कौन रहता है? ये मेरे लड़के रहते हैं। आपने कोई अतीक गैंग से कोई संबंध है? कसता ही नहीं साहब, कभी नहीं। बाप आपके खिलाफ नहीं, कभी नहीं। कोई नोटिस दिया गया आपको? नहीं। पुलिस तो आपको नोटिस दिखा रही है कि पहले भी आपको नोटिस दिया गया? मिली नहीं है। नहीं साहब, हमको नहीं मिली। हमारा बंदूक की दुकान है सर, जानसनगंज चौराहे पे। कभी नहीं। रजिस्टर उठा के देख सर, ये किसी ने गलत शिकायत करके करवाया है। आप पर आरोप है कि आप अतीक अहमद गैंग को सप्लाई करते कभी नहीं। अगर एक रजिस्टर दिखा रहे हैं, अगर एक निकल जाएगा तो हम अपनी जबान कटवा देंगे। नहीं, जो शस्त्र की दुकान है आपकी, क्या हम सप्लाई करने की बात आ रही है? एक भी निकाल देंगे तो जो कहेंगे हम कटवा देंगे जबान अपनी, अगर एक दिखा देंगे। कहा जा रहा है उमेशपाल में जो लड़कों ने गोली चलाई वो गोली आपके हाथ से? नहीं। कभी बंदूक आपने कराई थी? नहीं। बंदूक की दुकान हमारी जानसनगंज चौराहे पे, किस नाम से है? SS गन हाउस। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद से कनेक्शन है, क्या कुछ ऐसा आपके पिता या आपके भाइयों में कुछ ऐसा कभी हुआ है? अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है। 2012 में खरीदा गया था इसको। ये कभी नोटिस दिया गया? नहीं भाई, कोई आप लोगों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस? कुछ नहीं, कभी नहीं। उमेशपाल हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनको जो कारतूस थे वो कारतूस सप्लाई हुई थी। आप मीडिया के आदमी हैं, आप चलें कैमरा लेके, स्वयं पूरा जितने लोग यहाँ खड़े हैं पुलिस वालों को लेके, सारे मीडिया कर्मियों को ले चलिए, रजिस्टर खोल के देख लीजिए मेरा। मैं दुकान के अंदर नहीं जाऊंगा, एक एक पेज पलट के देखिए। अगर आप निकाल देंगे, आप जो कहेंगे वो मानूंगा। ये मुझे हम लोग को फर्जी फंसाया जा रहा है मेरे भाई। मेरे दुकान में CCTV कैमरा लगा है, उसकी फोटोज चेक कर लिए, कौन आया मेरी दुकान पे। अगर उन लोगों में से कोई आया तो आप हमें बताइए। अब पीडीए की इस बुलडोजर वाली कार्रवाई पर इलाके के पार्षद को भी सुनिए। इन पार्षद साहब का ताल्लुक भी बीजेपी से ही है और पार्षद साहब खुद खुलेआम ये कह रहे हैं कि सफदर अली और उनके बेटों का दूर दूर तक उनकी जानकारी में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही इनका अतीक अहमद से कोई लेना देना है। और जब से हम जानते हैं, हमको आए हुए राजरूप में 37-38 साल हो गए। इनको भी काफ़ी दिनों से परिचय, पिछले 5 साल से हम पार्षद भी हैं। इनके हर मौके पर त्यौहार में आना जाना भी है। और हम ही नहीं, हमारे आसपास के जितने भी हिंदू लोग हैं, आसपास हिंदू ही हैं ज़्यादा तो आमने सामने, कभी भी कोई ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि गलत गतिविधियों में शामिल हो, ये हो या आना जाना हो। इसलिए हम कहते हैं
कि ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा है। व्यवहार कुशल आदमी है और पूरे परिवार के लोग अच्छे हैं, हर मौकों पर आना जाना है, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ये किसी तरह से, अब ये प्रशासन का विषय है कि कैसे जांच में आया नाम इनका। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये नक्शा पास न होने पर की गई एक सामान्य कार्रवाई है, तो फिर इसकी याद पीडीए को ऐन उसी वक्त क्यों आई जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही। अगर इस मामले का उमेश पाल हत्याकांड से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर सफदर अली को अतीक का नजदीकी क्यों बताया जा रहा है? अब बुलडोजर वाली इस कार्रवाई से ठीक 24 घंटे पहले यानी बुधवार को हुई बुलडोजर वाली ये पहली कार्रवाई देखी। पीडीए ने इस कोठी को भी नाजायज तरीके से बनाए जाने की बात कही, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि इस कोठी का मालिक जफर अहमद अतीक अहमद का खासम खास है और इसीलिए उसके खिलाफ ये कार्रवाई की। हालांकि जफर की ओर से बताया गया कि उसके मकान को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने किराए पर जरूर लिया था, लेकिन न तो उसका अतीक से सीधे तौर पर कोई लेना देना है और न ही उमेश पाल के कत्ल से। ऐसे में उसके खिलाफ हुई ये कार्रवाई समझ से परे है। पत्रकार जफर अहमद खुद तो सामने नहीं आया, लेकिन अतीक और शाइस्ता के वकील ने इस कार्रवाई को भी गलत बताया। लेकिन मकान श्री जफर अहमद आगा साहब का है जो है, और ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खां को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। श्री जफर अहमद खां को कोई नोटिस नहीं दी गई ध्वस्तीकरण की, उनको पता भी नहीं चला। उनको न्यूज़ के जरिए से पता चल रहा है कि उनका मकान गिराया जा रहा है। इस मकान में श्रीमती शाइस्ता परवीन उनका परिवार सिर्फ किराए पर रह रहा था, किराएदार था। ये उनका मकान नहीं था। ये श्री जफर अहमद खां के स्वार्जित आय से जो है ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति से बनाया हुआ मकान था, जिसमें पीडीए ने उनको ना तो नोटिस दिया, ना ही मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और बेनामी संपत्ति बताकर इसको गिरा दिया है। ये बहुत ही जो है गलत काम किया है पीडीए ने। इसके खिलाफ जो है हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। प्रयागराज की सड़कों पर उमेश पाल के कत्ल की इस वारदात को अब करीब हफ्ते भर का वक्त पूरा हो चुका है, मगर सच्चाई यही है कि तफ्तीश के नाम पर उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली है। ले देकर पुलिस ने इस मामले में सदाकत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि अरबाज नाम के एक ऐसे गुर्गे को ढेर किया है जिसका ताल्लुक अतीक अहमद से बताया जाता है। लेकिन इन सब से अलग यूपी में बुलडोजर वाला इंसाफ पूरे शबाब पर है। मिट्टी में मिला देने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। यूपी सरकार शुरू से ही माफियाओं के खिलाफ सख्ती की बात कहती रही है। ऐसे में अगर पुलिस की अब तक की थ्योरी पर यकीन करें, तो फिर सवाल उठता है कि अतीक और अशरफ के जिन गुंडों ने खुलेआम उमेश पाल की हत्या की, आखिर वो शासन प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद उसी यूपी में कैसे छुट्टा घूम रहे थे। सूत्रों की माने तो ये सारे के सारे गैंगस्टर, शूटर, बमबाज यूपी में अब भी जमीन पर कब्जे, रंगदारी वसूली के काम में सक्रिय हैं। सवाल ये भी है कि अगर वाकई पुलिस सक्रिय है तो इन गुंडों का पौबारा कैसे मुमकिन है। इस वारदात के बाद पुलिस को इन सवालों का जवाब भी देना ही होगा। पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। लगता है यूपी पुलिस इंतजार करती है कि पहले कुछ हो, फिर वो अपना जलवा दिखाए। उमेश पाल मर्डर केस के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस अब अतीक अहमद के गुर्गे और शूटरों के पीछे लगी हुई है, ये काम वो पहले भी कर सकती थी। अतीक अहमद के ज्यादातर शूटर और गुर्गे यूपी पुलिस के रडार पर थे, मगर तब पुलिस खामोश थी। मिट्टी में मिला देने वाले इंसाफ के तहत प्रयागराज पुलिस, जिला प्रशासन, पीडीए सभी ने मिलकर अतीक अहमद की 40 संपत्तियों की पहचान कर ली है। उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि क्या ये सब नाजायज तरीके से हथियाए गए या खरीदे गए थे या फिर नहीं। पीडीए कसारी मसारी, करेली, हरवारा, सादियापुरा, मुंडेरा, अटाला, गद्दोपुर समेत जिले के दूसरे इलाकों में भी अपनी पड़ताल चला रही है ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई की जा सके। इससे पहले पुलिस ने नवंबर 2022 में अतीक की नाजायज संपत्तियों का एक डोजियर तैयार किया था और इसके बाद प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ में उसकी कई संपत्तियों की कुर्की की गई थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक और उसके घर वालों की अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत कुर्क की जा चुकी है। साथ ही प्रयागराज और आसपास के जिलों में 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिट्टी में मिलाई जा चुकी है।
सवाल ये भी है कि उमेश पाल के कत्ल में अगर वाकई अतीक का ही हाथ है तो फिर इस कार्रवाई के बावजूद उसके हौसले पस्त क्यों नहीं पड़े। फिलहाल पुलिस बताती है कि उसके गिरोह के लोगों की 85 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और अब तक 570 करोड़ की संपत्ति मिट्टी में मिलाई जा चुकी है। ऐसे में आखिर उसके शूटर दिन दहाड़े किसी का कत्ल करने की हिम्मत कहां से जुटा लेते हैं। अब बात अतीक के डर और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। आपको पता है कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद राज्य सरकार से अपनी जान को खतरा बताते हुए खुद को गुजरात से बाहर न भेजने की सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की थी। अतीक के वकील ने इस मामले की सुनवाई अर्जेंट बेसिस पर करने की अपील भी अदालत से की थी, लेकिन कोर्ट ने गुरुवार को साफ कर दिया कि अब वो 17 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगा। अब देखना यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में आखिर यूपी पुलिस अतीक अहमद से कब और कैसे पूछताछ करती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।